एक हरिहर नाम के गांव में आस्था नाम की एक धनवान लड़की रहा करती थी। आस्था के पिताजी विजय एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। महीने में 2-3 बार वो काम के सिलसिले में विदेश जाकर आते थे। आस्था की माँ प्रिया एक बहुत बड़ी ड्रेस डिजाइनर थी। आस्था उनकी इकलौती बेटी होने के कारण उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। इसीलिए आस्था जो भी मांगती मिनटों में उसके सामने वो चीज हुआ करती थी। जब भी विजय विदेश से लौटता था तो आस्था के लिए कीमती खिलौने लाया करता था। ये देख आस्था बहुत खुश हुआ करती थी। प्रिया भी लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े बनवाती थी। एक दिन प्रिया आस्था से, ये लो आस्था, नया ड्रेस कैसा है, जरा पहनकर बताओ। मम्मी, ये ड्रेस तो बहुत ही अच्छा है, थैंक यू। आस्था को इस बात का अब गर्व होने लगा था कि उसके पास जो भी कपड़े और खिलौने हैं वो किसी भी सहेलियों के पास नहीं है। विजय और प्रिया आस्था के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते थे, इसीलिए वो उसे कीमती खिलौने लाकर देते थे। आस्था के घर के पास नव्या नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। उसकी माँ मीना आस्था के घर काम किया करती थी। नव्या के पिताजी रमेश भी फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे। रमेश और मीना उनके पास जो भी था उसमें नव्या की बड़ी प्यार से देखभाल किया करते थे। नव्या और आस्था एक ही उम्र के थे। जब नव्या अपने माँ के साथ आस्था के घर जाती थी तब आस्था उसे खिलौने दिखाती थी। जानती हो, ये ड्रेस मेरी मम्मी ने मेरे लिए खास करके बनवाया है और ऐसा ड्रेस किसी के पास नहीं है। और ये खिलौना मेरे पापा ने इंग्लैंड से लाया हुआ है। तुम तो ऐसे खिलौनों के बारे में सपनों में भी नहीं सोच सकती। तुम्हारे ड्रेस तो देखो कैसे है। आस्था हमेशा नव्या को नीचा दिखाती थी और दूसरों का हमेशा मजाक उड़ाती थी। आस्था बहुत सारे ड्रेस 1-2 बार पहनती और डाल दिया करती थी। प्रिया उन ड्रेस को लेकर घर के काम वाली को दिया करती थी। नव्या अपने स्कूल के दोस्तों को हमेशा किसी न किसी तरह से मदद कर दिया करती थी। नव्या के स्कूल में सब उसके दोस्त थे और आस्था स्कूल में अपनी महंगी गाड़ियाँ और खिलौने बच्चों को दिखाने के लिए लेकर जाती थी। उसके खिलौने देख बच्चे उसे घेरा करते थे, मगर मन ही मन उसे कोसते रहते थे। एक दिन आस्था अपनी माँ प्रिया से, मम्मी, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, आप मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? अरे हाँ, मैं तो मेरा बच्ची का बर्थडे भूल ही गई थी। क्या चाहिए मेरी गुड़िया को? मम्मी, मुझे एक डॉल हाउस चाहिए जो कि बहुत बड़ा हो। ठीक है बेटा, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। थैंक यू मम्मी। ऐसा कहकर आस्था वहाँ से चली जाती है और तभी नव्या आस्था का एक बहुत ही शानदार ड्रेस पहनकर उसके माँ के साथ आती है। तभी आस्था नव्या से, अरे तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने फेंका हुआ ड्रेस इतना अच्छा होगा। ये मेरी माँ ने मुझे दिया है। ये तुम्हारा ड्रेस है? हाँ, ये मेरा ही ड्रेस है। वैसे तुम गरीबों पर अमीरों के कपड़े बहुत जचते हैं। जाने दो, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तुम भी क्या याद रखोगी। ये लो मेरा और एक कीमती ड्रेस। ऐसा कहकर आस्था ने उसका एक नया ड्रेस नव्या को दिया। मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, तुम ही रखो। ऐसा कहकर नव्या वहां से चली गई। तभी आस्था खुश होकर अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से, पिताजी, मेरा अगले हफ्ते बर्थडे है, आप भूल गए? अरे मेरी गुड़िया का बर्थडे भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, तुम चिंता मत करो। थैंक यू पिताजी। जाओ अब तुम खेलो। ऐसा कहकर आस्था अपने बर्थडे का अब बेसब्री से इंतजार करने लगी। आस्था का जन्मदिन और नव्या का जन्मदिन एक ही दिन था। मीना और रमेश ने नव्या को बुलाया और, बेटी, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मुझे। अरे पिताजी, मैं तो भूल ही गई। पिताजी, मेरे चप्पल बहुत खराब हो गए हैं, मुझे नए चप्पल दिला दो ना। तो ठीक है, मेरी बिटिया को हम नई चप्पल खरीदेंगे। नव्या भी अब उसके जन्मदिन का बड़े बेताबी से इंतजार करने लगी। आस्था ने पूरे क्लास में बता दिया था कि उसके बर्थडे पर उसके पिताजी उसे सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं और सबको बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया। मगर नव्या ने अपनी सहेलियों को और दोस्तों को अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताया। इतवार के दिन रमेश और मीना ने सुबह उठकर नव्या को उठाया और उसे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मीना ने उसे नहलाकर उसे नया ड्रेस पहनने के लिए दिया।
रमेश ने भी नव्या को नई चप्पल लाकर दी। ये देख नव्या बहुत खुश हो गई। नव्या अपने माँ पिताजी से, माँ, पिताजी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तभी रमेश और मीना नव्या के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गए। और दूसरी ओर आस्था के पिताजी विजय को किसी अर्जेंट काम से लंदन जाना पड़ा। सुबह ही विजय ने आस्था को फोन किया। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। बेटा, मुझे कुछ अर्जेंट काम के सिलसिले में लंदन आना पड़ा। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। थैंक यू पिताजी। ऐसा कहकर आस्था अपने कमरे से बाहर आई तो आस्था अपनी माँ को आवाज लगाती है, मम्मी, मम्मी, कहाँ हो? उसकी आवाज सुन घर की नौकरानी ने एक ड्रेस उसके हाथ में दिया और कहा, बेटी आस्था, तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज ये ड्रेस पहनने के लिए दिया है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद चाची। मम्मी कहाँ है? बेटी, माँ को सुबह ही अर्जेंट काम की वजह से बाहर जाना पड़ा। तुम नहाकर तैयार हो जाओ। जी। आस्था जा रही थी तभी फिर से फोन बजा। आस्था ने जल्दी जाकर फोन उठाया तो प्रिया फोन पर बात कर रही थी। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। मेरी बच्ची, मैं आज सुबह अर्जेंट काम होने की वजह से ऑफिस आई हूँ। मैं शाम तक घर आ जाऊंगी। तुम तैयारी करके रखना। ठीक है मम्मी। ऐसा कहकर आस्था ने फोन रख दिया और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसे आज बहुत बुरा लगा। शाम को आस्था का घर बर्थडे पार्टी के लिए सजाया गया। उसके लिए वहाँ बहुत सारे तोहफे रख दिए गए। हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा केक रखा हुआ था। बच्चों को खाने के लिए अलग अलग तरह के पकवान, स्नैक्स, स्वीट तथा आइसक्रीम भी रखा हुआ था। तभी आस्था वहाँ नया ड्रेस पहनकर आई और उसके सारे दोस्तों ने उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। थोड़ी देर बाद आस्था अपने माँ का इंतजार करने लगी, मगर प्रिया जल्दी नहीं आई। आस्था के सारे दोस्त वेट करके थक गए। तभी एक दोस्त आस्था से, आस्था, तुम्हारी मम्मी को आने में बहुत देर हो जाएगी। हमें अभी हमारे घर जाना चाहिए। बाय। ठीक है, बाय। ऐसा कहकर सारे दोस्त वहां से चले जाते हैं। तभी प्रिया का आस्था को फोन आता है, बेटा, मुझे आने में थोड़ी और देर हो जाएगी। तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना लेना, ठीक है? सॉरी बेटा। आस्था गुस्से से फोन काट देती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इधर नव्या के घर उसके दोस्त नव्या का जन्मदिन याद रखते हुए उसके लिए छोटे छोटे तोहफे लेकर उसके पास गए। तभी मीना ने सभी बच्चों के लिए बिरयानी और खीर बनाई थी। मीना ने खुद के हाथों से नव्या के लिए केक बनाया था। थोड़ी देर बाद नव्या और मीना आस्था के घर बर्थडे की बधाई देने के लिए गए। वहां पर जाते ही आस्था कहीं नहीं दिखी तो नव्या उसके कमरे में चली गई तो आस्था वहां रो रही थी। ये देख नव्या, क्या हुआ आस्था, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तब आस्था ने नव्या को जो कुछ हुआ वो सब बताया। वो सुन नव्या आस्था से, आस्था, मेरा भी जन्मदिन आज ही है, इसलिए मैं तुम्हें चॉकलेट देने आई थी। मेरे दोस्त मेरे घर पे इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम मेरे साथ आई तो हम दोनों मिलकर एक साथ केक कट कर लेंगे। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। नव्या, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, मगर तुम हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हो। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, मगर तुमने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। तुम आज सबसे खुशनसीब लड़की हो जिसके पास उसके बर्थडे के दिन उसके माँ पिताजी है। आस्था रोने लगी। तभी मीना आस्था से, आस्था बिटिया उठो, चलो, बर्थडे के दिन ऐसे रोते नहीं है बेटा। चलो हमारे घर, हम सब मिलकर तुम्हारा बर्थडे अच्छी तरह से मनाएंगे। अब नव्या के घर में आस्था और नव्या ने अपने अपने बर्थडे का केक काटा और उन्होंने अपना जन्मदिन खुशी खुशी मनाया। उस दिन से नव्या और आस्था पक्की सहेलियां बन गई और आस्था के स्वभाव में हुआ बदलाव देख नव्या भी बहुत खुश थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना चाहिए और अपने लोगों के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए। राजगढ़ नाम के राज्य में राजा हरिवंश रहा करते थे। उनका स्वभाव बहुत ही खुशमिजाज था। उनकी प्रजा हमेशा खुश रहा करती थी। हरिवंश को एक पुत्री थी जिसका नाम था मौली। मौली दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसी के साथ उसको गाना गाना तथा शिकार पर जाना बहुत पसंद था। उसको विविध कलाएं अवगत थी।
उसने सभी विद्याओं का अच्छी तरह से अभ्यास किया था। एक दिन मौली महाराज हरिवंश से, पिताजी मुझे जंगल में जाना है, मैं सुबह ही चली जाऊं? बेटी, तुम्हें तो पता है हम आपको अकेले जंगल नहीं जाने दे सकते। आप हमारे सैनिकों के साथ जंगल जा सकती हो। ठीक है पिताजी, हमें जंगल में जाकर कमल पुष्प लाने हैं, हम सुबह जाकर लेकर आएंगे। ठीक है। ऐसा कहकर महाराज राजकुमारी की कक्ष से चले जाते हैं। राजकुमारी सुबह जल्दी उठकर जंगल में अपने सैनिकों के साथ चली जाती है। राजकुमारी मौली एक बड़े से सरोवर के पास आकर रुकती है। तभी मौली खुद से, ये कितना सुंदर सरोवर है, मैंने तो आज तक ऐसा सुंदर सरोवर देखा ही नहीं। तभी सैनिक सामने आकर राजकुमारी से, राजकुमारी, इस सरोवर के कमल पुष्प कोई भी नहीं निकाल सकता। इस जल को अगर आपने हाथ भी लगाया तो आपका शरीर नीला पड़ जाएगा और आपको वही अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। अगर हाथ भी लगाया तो शरीर नीला पड़ के प्राण क्यों त्यागने पड़ेंगे? राजकुमारी, ऐसा कहा जाता है कि एक जादूगर ने क्रोध के कारण अपने जादू से दूसरे राज्य के राजकुमार को एक सोने के पंछी में बदल दिया और पूरा राज्य इस सरोवर में बंदिस्त कर डाला है। इस सरोवर को अगर कोई भी हाथ लगाएगा तो वो जल्द ही मर जाएगा और राजकुमारी, तभी से यहाँ इस सरोवर के पास कोई नहीं आता। मगर इसका कोई तो उपाय होगा, उस पंछी बने राजकुमार और राज्य के लोगों को छुड़ाने का। राजकुमारी, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आप चाहे तो इस जंगल में एक ऋषि मुनि है, उनसे जाकर आप पूछ सकती है। ठीक है, हमें वहां लेकर चलो। ऐसा कहकर सैनिक राजकुमारी मौली को लेकर ऋषि मुनि के पास चले जाते हैं। वहां जाते ही राजकुमारी ऋषि मुनि के पैर पड़ के आशीर्वाद लेती है। प्रणाम महाराज। आओ राजकुमारी, कैसे आना हुआ? महाराज, मुझे उस सरोवर के बारे में जानना है। वो राजकुमार कहाँ है और उसके राज्य को इस सरोवर में बंदिश क्यों करके रखा है? राजकुमारी, मैं आपको सब बताता हूँ, मगर याद रहे वो जादूगर बहुत ही भयानक है। अब बताइए महाराज, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी और उस राजकुमार को छुड़ाऊंगी। राजकुमारी, कुंतल देश में राजकुमार सूरज सिंह राज्य किया करते थे। वो बहुत ही न्यायी थे। एक दिन उनके राज्य में एक जादूगर आया। उस जादूगर ने उस राज्य के लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया था। सूरज सिंह की प्रजा खुद से ही एक दूसरे को हानि पहुंचाने लगी थी। ये बात राजकुमार को पता चली। एक दिन राजकुमार ने जादूगर को अपने महल में बुलाया। आप यहाँ के अतिथि हैं। हमारे राज्य में कलह निर्माण करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लोग तो अपने आप ही झगड़ते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे राज्य से कल तक यहाँ से चले जाइए। इसमें ही आपका हित है। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चले जाते हैं। ये सब देख जादूगर को बहुत गुस्सा आया और उसने इस राज्य को एक सरोवर में परिवर्तित कर दिया और राजकुमार को एक सोने के पंछी में बदल दिया। फिर राजकुमार अब कहाँ है? राजकुमार उस जादूगर के पास है। वो जादूगर पश्चिमी दिशा में एक गुफा में रहता है और हाँ, उस जादूगर के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन उस राज्य और राजकुमार को मुक्त करने का कोई तो उपाय होगा आपके पास। राजकुमारी, अगर आप उन्हें छुड़ाना चाहती है तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। ऋषिवर, आप मुझे उपाय बताइए। मैं उनके राज्य को और राजकुमार को उस जादूगर के चंगुल से मुक्त करूंगी। राजकुमारी, पश्चिम दिशा की ओर वो जादूगर अपनी गुफा में रहता है। वो बहुत से प्रयोग करता है। वो दिन में सोता है और रात में जागता है। इसलिए तुम्हें उस गुफा में जाकर उस सोने के पंछी को चुपके से जादूगर के नजरों से छुपा कर बाहर लाना होगा और उसके बदन पर यह जादुई जल डाल देना होगा। इससे वो पंछी से राजकुमार बन जाएगा और तुम उसे वहां से जितनी जल्दी निकालोगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर जादूगर की नजर तुम पर पड़ गई तो तुम भी उसकी गुफा में कैद हो जाओगी। अगर तुम पकड़ी गई तो तुम उस पर यह भस्म डालकर अपनी रक्षा कर सकती हो, मगर तुम्हें यह काम बहुत ही सावधानी से करना होगा। जी ऋषिवर, आपने बताया, मैं वैसे ही करूंगी। ऐसा कहकर राजकुमारी ऋषि मुनि का आशीर्वाद लेती है। तभी ऋषि मुनि उसे जादुई जल और भस्म देते हैं। उन्हें लेकर राजकुमारी अपने महल जाती है। राजकुमारी महाराज से अनुमति मांगने के लिए महाराज के पास चली जाती है। तभी राजकुमारी, पिताजी, मुझे कल जंगल में जाना है कुंतल देश के राजकुमार को छुड़ाने के लिए। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजकुमारी,
आप चाहे तो हम चले जाते हैं। नहीं पिताजी, मैं ही जाऊंगी। मुझे ये काम खुद करना है। ऐसी तुम्हारी इच्छा, मगर आपको वहाँ खुद का ख्याल रखना होगा। जी पिताजी। ऐसा कहकर राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है। सुबह उठकर राजकुमारी जंगल में अपने सैनिकों के साथ निकल जाती है। ऋषि ने दिए हुए सामान राजकुमारी अपने पास रख देती है और आगे जंगल के रास्ते से पश्चिम दिशा की ओर चली जाती है। बहुत दूर जाने के बाद उस पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है। वो गुफा देख राजकुमारी खुश हो जाती है, मगर मन में थोड़ी डर भी रहता है। तभी राजकुमारी मन में, मुझे उस जादूगर की गुफा में जाकर राजकुमार को मुक्त कराना है, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर राजकुमारी गुफा में चली जाती है। राज्य के सैनिक गुफा के बाहर ही खड़े रहते हैं। राजकुमारी अंदर जाकर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो गुफा के अंदर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने एक बड़े से पत्थर पर पड़ती है। उस पर एक व्यक्ति ध्यान कर रहा था और उसके सामने ही एक सोने का पंछी पिंजरे में कैद था। पिंजरे में कैद सोने का पंछी देख राजकुमारी उसके पास दबे पांव चली जाती है। पिंजरे के पास जाकर राजकुमारी पंछी को निकालने के लिए दरवाजा खोलती है। तभी जादूगर ध्यान से विचलित हो जाता है और उसकी नजर सामने खड़ी राजकुमारी पर जाती है। जादूगर उसे बड़े गुस्से से देख रहा था। ये देख राजकुमारी जल्दी से पंछी को बाहर निकालती है और पंछी को अपने हाथ में ले लेती है। तभी जादूगर राजकुमारी से, तुम कौन हो और मेरे गुफा में आने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मैं राजगढ़ की राजकुमारी हूँ। मैं यहाँ राजकुमार को छुड़ाने के लिए आई हूँ। अब तुम्हें भी इसके जैसे कैद होकर रहना होगा। देखते हैं कौन किसे कैद करता है। ऐसा कहकर राजकुमारी पंछी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने जादूगर आकर कुछ मंत्र बोलने लगता है। वो मंत्र पढ़ते देख राजकुमारी अपने पास के भस्म को उसके शरीर पर डाल देती है और वहाँ से पंछी को लेकर भाग जाती है। गुफा के बाहर आते ही वो पंछी के बदन पर ऋषि मुनि ने दिया हुआ जादुई जल डाल देती है। जादुई जल डालते ही सोने का पंछी एक सुंदर से राजकुमार में परिवर्तित हो जाता है। ये देख राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है। राजकुमार राजकुमारी से, आप कौन है राजकुमारी? मैं राजगढ़ की राजकुमारी मौली हूँ। मुझे आपके बारे में जंगल में आकर पता चला, इसीलिए मैं आपके सहायता के लिए चली आई। आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है राजकुमारी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार राजकुमारी के आगे हाथ जोड़ता है। मैं एक राजकुमारी होने के नाते मैंने दूसरे राज्यों को संकट से बचाया है। राजकुमारी, मुझे लगता है कि यहाँ ज्यादा देर तक खड़े रहना उचित नहीं है, इसलिए हम ऋषिवर के पास चले जाते हैं। हाँ चलिए। ऐसा कहकर दोनों घोड़े पर बैठकर ऋषि के पास चले जाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तभी साधु महाराज अपनी आंखें खोलते हैं। महाराज, आपके बताए अनुसार मैं जादूगर की गुफा में जाकर राजकुमार को छुड़ाकर लाई हूँ। प्रणाम ऋषिवर, आपने मुझे छुड़ाने में बहुत बड़ी सहायता की है। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। मैंने तो सिर्फ राजकुमारी की मदद की है। उसकी इच्छा थी कि आपके राज्य को सही सलामत जादूगर से छुड़ाए और आपको वापस लाए, इसलिए मैंने उसकी मदद की है। महाराज, मुझे लगता है कि जादूगर फिर से राजकुमार को बंदी बना लेगा। ऋषि मुनि अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और उस गुफा का दरवाजा अपने जादू से बंद कर देते हैं। तभी ऋषि राजकुमारी से, मैंने उस जादूगर को हमेशा के लिए कैद करके रख दिया है। अब वो किसी को कभी भी तकलीफ नहीं देगा और उस गुफा से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। सच में महाराज? ऐसा हुआ तो हमें उससे अब खतरा नहीं है। हाँ, अब आप दोनों को जादूगर से कोई खतरा नहीं है। ऐसा सुनते ही राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है और राजकुमार ऋषि से, ऋषिवर, आप तो जानते हैं उस जादूगर ने मेरे राज्य को एक सरोवर में परिवर्तित कर दिया है। मुझे मेरा राज्य पहले जैसा चाहिए ऋषिवर। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए ऋषिवर। आपको ये जादुई जल सरोवर के बीचों बीच जाकर डालना होगा, तभी ये पूरा सरोवर एक राज्य में परिवर्तित हो जाएगा। मगर उस सरोवर में बहुत जहरीले सांप भी है और सरोवर का पानी भी बहुत जहरीला है, इसलिए तुम्हें संभल कर जाना होगा। जी ऋषिवर, मैं अपने राज्य के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार ऋषि के सामने हाथ जोड़ता है। तभी ऋषि मुनि उसको जादुई जल एक बड़े से मटके में देते हैं। राजकुमार वो मटका लेकर सरोवर में जाने के लिए निकलता है। राजकुमार अपने साथ मटका लेकर सरोवर में उतरता है।
तभी उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। ये देख राजकुमार जल्दी जल्दी पानी के अंदर जाने लगता है। पानी के बीचों बीच जाकर राजकुमार अपने घड़े में से जादुई जल सरोवर में डाल देता है और देखते ही देखते वो सरोवर एक बहुत बड़े राज्य में परिवर्तित हो जाता है। वो अपना राज्य देख बहुत खुश हो जाता है। अब राजकुमार राज्य से बाहर आकर ऋषि के पास चला जाता है और उनसे हाथ जोड़कर कहता है, ऋषिवर, मैं आपका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। आपने मेरी बहुत मदद की है ऋषिवर। उसकी कोई जरूरत नहीं है राजकुमार। अब तुम अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो और प्रजा की रक्षा करो। जी ऋषिवर। ऐसा कहकर राजकुमार ऋषि के पैर पड़ता है। तभी ऋषि अपने कमंडलू में से पानी लेकर राजकुमार के बदन पर डाल देते हैं। तभी राजकुमार का शरीर अच्छा हो जाता है। ये देख राजकुमार और राजकुमारी बहुत खुश हो जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद राजकुमार महाराज हरिवंश से राजकुमारी मौली का हाथ मांगने के लिए चला जाता है। महाराज, मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी हमारे राज्य की महारानी बने। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार, मैंने आपकी कीर्ति तो बहुत सुनी है, मगर हमारी राजकुमारी अगर चाहेगी तो ही उसका विवाह आपके साथ हो पाएगा। जी महाराज, राजकुमारी की इच्छा अनुसार ही होगा। आप उनसे पूछ लीजिए। जी। राजकुमार वहाँ राज दरबार में खड़ा होता है। तभी महाराज राजकुमारी मौली के साथ वहाँ आ जाते हैं। महाराज राजकुमार से, राजकुमार, राजकुमारी मौली को ये विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है। हम चाहते हैं कि अगले ही सप्ताह में आपका विवाह संपन्न किया जाए। महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जी। ऐसा कहकर राजकुमार अपने राज्य लौट जाता है और अगले सप्ताह में राजकुमार सूरज सिंह का विवाह राजकुमारी मौली के साथ संपन्न हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हर संकट का सामना डटकर करना चाहिए और हर समस्या का हल निकालना चाहिए।